नमस्कार दोस्तों, एसपीएस ईडू हब में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मांग व पूर्ति का नियम। मांग व पूर्ति के नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मांग को जानेंगे। मांग का मतलब क्या होता है, ये कब आती है? जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी हम उसकी मांग करेंगे, और यानी कि वो मांग जब करेंगे तो उसकी कोई ना कोई पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार से मांग व पूर्ति का नियम बनता है। मांग व पूर्ति का नियम बनने से पहले आपको बता दें कि जेबीसी का एक बाजार नियम था। इन्होंने जेबीसी ने बाजार नियम दिया था कि जो भी वस्तुएं होंगी हम उनको बाजार में ले जाएंगे तो वे सभी वस्तुएं बिक जाएंगी, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। क्या ऐसा सही है? वर्तमान पे तो गलत है, लेकिन उस समय जो शुरुआती था इन्होंने परिभाषा दी थी तो इनका सिद्धांत तो सही माना गया। लेकिन पहली बार सब 1928-29 में जब विश्व महामंदी आती है उसी समय इनके सिद्धांत की वाट लग जाती है, अर्थात यह सिद्धांत गलत हो गया क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई थी, कोई चीजें वस्तु खरीद नहीं रहा था, वे वस्तुएं जाकर के बाजार में सड़ रही थी। तो इनका यह नियम गलत हो जाता है। उसी समय आर्थिक अर्थशास्त्र के जनक जिनको कहा जाता है जेम्किंस की नजर पहुंची, और जेम्किंस ने क्या किया कि इन वस्तुओं को जो सिद्धांत दिया था जेबीसी ने, उस सिद्धांत को पलटा और इन्होंने कहा कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं उत्पन्न करती है, अर्थात जितनी वस्तुओं की मांग होगी, पब्लिक जितना मांग करेगी उतनी ही वस्तुएं वहां पे बिकेंगी। तो आज वर्तमान में बाजार का नियम यही है। बाजार के नियम में तीन चीजें होती हैं। एक होती है डी बराबर एस, दूसरी होती है डी इज ग्रेटर देन एस, तीसरी होती है डी इज लेस देन एस। डी का मतलब होता है डिमांड, मतलब की मांग, और एस का संबंध है सप्लाई यानी कि पूर्ति। जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं उस समय कीमत समान रहती है। इस प्रकार से आगे जब आपकी मांग ज्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, उस समय वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिसे मुद्रास्फीति अर्थात आम भाषा में महंगाई कहते हैं। जैसे 50 टन आलू यहां पर मांग थी और पूर्ति कर दी गई यहां पर 25 टन की। अब पूर्ति आप 25 कर रहे हैं, मांग है 50 टन की, वस्तु कम पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में मांग ज्यादा थी तो वस्तु की कीमत बढ़ना अमूमन है, तो वस्तु की कीमत बढ़ गई, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। डी लेस देन एस, जब मांग आपकी कम हो और पूर्ति आपकी अत्यधिक ज्यादा हो। मांग थी आपके यहां पर 25 टन की, आपने पूर्ति कर दी 50 टन की, वस्तु की मात्रा थी वो ज्यादा हो गई। ऐसी स्थिति पे वे वस्तु की कीमत गिर जाती है और इसे कहते हैं आर्थिक मंदी। अब हम बात करेंगे इसमें से मांग व पूर्ति का नियम क्या है। मांग व पूर्ति का नियम कहता है कि इनमें मांग व पूर्ति के बीच में विपरीत संबंध होता है। तो देखिए, इसमें से मांग को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें से आवश्यकता क्या है कि आवश्यकता, देखिए जब किसी वस्तु की चीज की हमें आवश्यकता होगी तभी मांग का नियम लागू होगा। हमें अगर किसी चीज की आवश्यकता ना हो तो हम बिजनेस या हम इसके साथ मजदूर जो काम करता है या हम नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता की जीविकोपार्जन करने के लिए हमें ये धन हमारे पास होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये सब कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बार मांग के नियम में प्रभावित करने वाला कारक होता है मांग, कि मांग किस प्रकार की है, मांग कितनी है। मांग अधिक होगी, वस्तु की सप्लाई उसी के ऊपर निर्भर होती है। वस्तु की कीमत निर्भर करती है मांग पूर्ति के नियम पे। आय में परिवर्तन, अगर किसी की आय कम है, किसी की ज्यादा है, उस परिवर्तन में भी कहीं ना कहीं मांग का नियम प्रभावित होता है। इसके साथ भविष्य में कीमत बढ़ना, वस्तु की ये रहती है कि आगे चल के सोना बढ़ जाएगा, बाइक उसकी रेट बढ़ जाएंगे, ये भी एक संभावना बनी रहती है। स्थानापन्न वस्तुओं का घटना बढ़ना, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग गरीब वर्ग अधिकांशतः करता है। गरीब वर्ग का मतलब एक परिभाषा तरीके से गलत होगा, वैसे करने को तो सबको ही करता है। तो स्थानापन्न वस्तुओं में मतलब कि जैसे चीनी, गुड़, काफी, चाय, ये जो होते हैं ये आपकी स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, और जनसंख्या का भी इसमें मांग के नियम में प्रभाव पड़ता है। आगे हम बात करेंगे कि पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं कि जब किसी एक वस्तु की, उसकी सहयोगी वस्तु की कीमत जो होती है, कोई भी वस्तु होगी, देखिए इसका मीन्स क्या होता है कि इसमें दो वस्तुएं हुआ करती हैं, तो किसी एक वस्तु की मूल्य में यानी कि वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की जो मांग होती है वो कम हो जाती है, तो उसी वस्तुओं को ही पूरक वस्तुएं कहते हैं। मतलब जैसे इसमें हम एग्जांपल दें आपको, इसमें देते हैं चाय और चीनी। चाय और जो चीनी है, ये देखा जाए चाय की क्या हो गई, इस समय देखा जाए इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कीमत इसकी बढ़ गई, तो आप कहेंगे यार चाय बहुत महंगी हो गई है।
तो ऐसी स्थिति पे फिर हम लोग कहेंगे या फिर ऐसा कर देंगे, कह देंगे चीनी महंगी हो गई, हम चाय को महंगी ना करके हम चीनी को महंगी कर दे। अब चीनी जो आपकी है वो पता चले 200 रुपए केजी हो जाए। अब कहेंगे भाई चीनी महंगी हो गई है, चाय थोड़ा कम पिया करो, दिन में 4 बार पीते थे, उनका अगर चाय में चीनी डालते थोड़ा कम डालना। तो हम क्या करते हैं कि जब किसी एक वस्तु की कीमत में यानी कि वृद्धि हो जाती है तो उसकी सहयोगी वस्तु की जो मांग होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग जहां 4 बार पीते थे वहां पर 1-2 बार पी के काम चला रहे हैं। इसी को ही पूरक वस्तुएं कहते हैं। और इसके साथ आते मांग का सामान्य नियम। मांग का सामान्य नियम वे नियम होता है कि जब किसी वस्तु की मांग में कोई वृद्धि होती है तो उसकी मांग मुख्यतः कम हो जाती है। माना कि इसमें जैसे आपको एग्जांपल देके दिखाते हैं यहां पर कि जैसे माना कि इस समय वर्तमान पे आपकी ये थी, ये डी हो गया और ये हो गया एस, यानी कि सॉरी ये हो गया प्राइस आपका हो गया और ये हो गया आपकी मात्रा डिमांड। यानी कि जब आपका मूल्य यहां पर इतना था, ज्यादा था तो मांग कम थी। अब जब यही मूल्य आपका कम हो गया, प्राइस कम हो गया यहां पर, तो आपकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई। अर्थात इसी सिद्धांत को ही, ये जो सिद्धांत है इसी को कहते हैं कि मांग का सामान्य नियम। जब वस्तु की कीमत यानी कि ज्यादा होती है तो जो मांग होती है वो कम ही होती है, और जब उसकी कीमत गिर जाती है तो मांग उसकी बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत को ही मांग का सामान्य नियम अर्थात मांग व पूर्ति का नियम कहते हैं। गिफिन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात इनको निम्न कोटि की वस्तुएं भी कहते हैं। मांग का नियम कैसे लागू नहीं होता? मतलब जैसे इसमें एग्जांपल आपको दे दे, नमक जो होती है तो नमक में आपके जो आ जाएगा, तो नमक क्या आप बहुत ज्यादा खा सकते हैं क्या? जैसे हमने सोचा चलो आज नमक खाते, आज हम 250 ग्राम नमक खा लेते, नहीं खा सकते। तो मांग का नियम इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि हम तो ना इसको ज्यादा उपभोग कर सकते हैं और ना ही कम उपभोग कर सकते, इसलिए मांग का नियम ये गिफिन वस्तुओं पे लागू नहीं होता, यहां पर फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मांग के नियम हुए। अब इसके साथ इसमें मांग के नियम में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांग और आय में क्या संबंध होता है? जो मांग होती है, मांग और इसके साथ आय में कैसा संबंध होता है? तो इसका देखा जाए तो सकारात्मक संबंध होता है। सकारात्मक संबंध, सकारात्मक संबंध का मतलब क्या है कि अगर मांग जो है वो आपके आय के आधार पर निर्भर करती है, इसलिए मांग और आय में देखा जाए तो सकारात्मक संबंध होता है। अगला आता है कि मांग व कीमत में संबंध क्या होता है? मांग व कीमत में संबंध क्या होता है? तो इनका जो संबंध होता है वो होता है विपरीत संबंध है। तो मांग व जो कीमत है, तो मांग व कीमत में आपके इसमें विपरीत संबंध आ जाएगा। तो अर्थात इन दोनों के संबंध में सकारात्मक आपको हमने बताया, और इसके साथ में इन दोनों के मध्य में जो है वो विपरीत बताया, विपरीत संबंध होता है। अब हम बात करेंगे इसमें से कि जैसे एक राधा नाम की लड़की थी और वो जाती है मार्केट, और मार्केट में जाकर के 1 लाख रुपए के आभूषण स्वर्ण का एक हार लेती है। बताइए इस पे मांग का नियम लागू होगा कि नहीं? या हम कहें राहुल नाम का एक लड़का था और वो जाकर के 3000 की एक जींस लेके आता है, क्या इसके मांग का नियम लागू होगा? तो बिल्कुल इसमें मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ये फैशन है तो फैशन में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो फैशन में कोई भी फैशन होता है उसमें मांग का नियम नहीं लागू होता है। जैसे हम लोग करते क्या है कि सरकार ने क्या किया कि गैस के दाम बढ़ा दिए तो हम लोग धरने पे बैठ जाते हैं, लेकिन यही चीज अगर फैशन में वही जींस आपकी 400 रुपए की दुकानदार अगर 2000 की दे रहा है तो हम हंस के उसको ले आते हैं, बड़ी अच्छी जींस है। तो ये जो चीजें हैं ये फैशन के स्थान पर, ये जो फैशन होता है फैशन में मांग का नियम बिल्कुल भी नहीं लगता, याद रखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं मांग की लोच। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। मांग की लोच जो होती है इसे मांग मूल्य की सापेक्षता भी कहते हैं। मांग मूल्य की सापेक्षता, इसे 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। जैसे दिया गया है मांग पूर्णतः लोचदार मांग। देखिए पूर्णतः लोचदार मांग है, इसको हम चित्र में अगर दर्शाएं तो हमें इस चित्र से ही परिभाषा मिल जाएगी। इस प्रकार से कुछ आपका चित्र होगा, ये चित्र हो गया। जैसे ये हो गया यहां पर। तो देखिए इसमें क्या है
पूर्णतः लोचदार मान क्या है। तो आपको इस चित्र से ही परिभाषा बना सकते हैं। याद रहे, इसमें से जो भी आपकी दी जाएगी, इस साइड होती है आपकी कीमत और ये होती है मात्रा। ठीक, ये थी आपकी P, ये थी आपकी मात्रा M, ये हुई M1 और ये हो गई M2, ये आपकी P प्राइस है। देखिए इसमें क्या है कि मात्रा इस साइड, यहां पर कीमत है। बस जब देखिए इसकी परिभाषा क्या कहा जाएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत स्थायी हो और उसके बाद उसकी मांग में वृद्धि या कमी हो जाए तो उसी को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। देखिए कैसे, पहले आपकी वस्तु की कीमत ये है और पहले मांग थी इतनी, जबकि कीमत वही रही, फिर घट गई, फिर आगे बढ़ गई, तो इसी को कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। तो एक बार फिर से परिभाषा समझेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में कोई प्रभाव ना हो, अर्थात स्थिर होते हुए भी उसकी मांग में वृद्धि या कमी हो जाए तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। और इसे जो दर्शाया जाता है, प्रोफेसर मार्शल ने इसे कहा है कि इसे E बराबर अनंत, E बराबर अनंत के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी बात आती है यहां पर, ये तो पहले चित्र हुआ, दूसरे का हम देखते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार जो मांग है, इसमें क्या इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इसका कुछ ग्राफ होगा, ये तो देखिए ये हो गया आपका P था, ये P1 हो गया, ये M था, ये M1 हो गया, ये था आपका मूल्य जिसे कीमत कहते हैं, ये हो गई आपकी मात्रा। ठीक, इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बन गया। अब देखिए इससे परिभाषा बन जाए कि आपको परिभाषा रटने को सकता नहीं है, बस इनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इनका संबंध सही है कि नहीं है। यहां पर देखिए जो दिया गया है कि इसमें से अब परिभाषा कैसे, जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो और उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसे कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। जैसे यहां पर क्या हुआ कि 10% कीमत बढ़ी तो यहां पर 50% जो थी उसकी मांग बढ़ गई। देखिए कीमत थोड़ा सा घटी है और मांग पहले इतनी थी अब इतनी बढ़ गई, तो इसी को ही कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग, और इसे प्रदर्शित किया जा सकता है E is greater than 1, इसके माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला आता है तीसरा, हम चित्र इसमें देखते हैं। तीसरे चित्र में जाएंगे तो इसमें देखता है इकाई लोचदार मांग किसे कहते हैं। इकाई लोचदार मांग क्या है, इसको देखिए चित्र के माध्यम से कुछ आप इस प्रकार से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका चित्र हो जाएगा ये इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर वही चीज आप जिस तरीके से देखते हैं वहां पर करते आए हैं आप। इसे मात्रा हो जाएगी, ये M1 हो जाएगा, ये P है, ये P2, अर्थात ये मूल्य हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इकाई लोचदार मांग किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में उसके मूल्य में जब किसी वस्तु की जो कीमत होती है और उसकी मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं इकाई लोचदार मांग। मतलब कैसे कि अगर 10% की कमी हुई है मूल्य में यहां पर तो 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी मांग में। मतलब कीमत गिरने, जो कीमत जितनी 10% गिरी है तो 10% यहां पर ये बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग। यानी कि जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि उतने ही स्तर पर होती जितने स्तर पर इसकी मात्रा बढ़ती मांग बढ़ती है। इसे जो प्रदर्शित किया जाता है E बराबर 1, इसे इस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला आता है इसमें से बेलोचदार मांग। देखिए बेलोचदार मांग कौन सी होती है, इसका फार्मूला कैसे बनेगा बेलोचदार मांग का, तो बेलोचदार मांग का कुछ इस प्रकार से फार्मूला इसका चित्र बना सकते हैं आप, इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। इसके माध्यम से कैसे, जैसे हो जाएगा यहां पर ये कुछ इस प्रकार से बन गया, तो ये इस प्रकार से ये हो गई आपकी मूल्य और ये हो गया आपका यहां पर मात्रा, ये हो गई M, ये हो गया M1, ये हो गया P, ये था P, ये था P2, P1। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिभाषा कैसे निकालेंगे इसकी बेलोचदार मांग की, जब किसी वस्तु के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन हो और उसकी मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़ा सा वृद्धि होती है, उसे कहते हैं बेलोचदार
मांग। देखिए जैसे यहां पर 50% की मूल्य में कमी हो गई, मात्र 10% की ही मांग बढ़ी। मतलब कि इसमें से जब किसी वस्तु की कीमत में काफी गिरावट हो जाती है और इसके साथ उसकी मांग में कम ही थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती है, मांग थोड़ा सा वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं यहां पर बेरोजगार मांग। और इसे प्रदर्शित किया जाता है E इज ग्रेटर देन, नहीं, E इज लेस देन 1, इसके द्वारा से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला हम इसी पे देख लेते हैं पूर्णतः बेरोजगार मांग। पांचवा चित्र इसको देखते हैं। पांचवें चित्र में देखिए इसको कैसे देखा जाए, बनेगा ये, तो इसे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हो जाएगा आपका मूल्य, ये हो जाएगा आपकी मात्रा, और इसके साथ ये हो जाएगा आपका यहां पर मूल्य हो गया, और इसके साथ ये हो जाएगा m, ये था p, ये था p1, ये था p2, ये है p3। अब इसको परिभाषा कैसे बनेगी? इसकी परिभाषा ये है कि देखिए पूर्णतः बेरोजगार मांग क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है और उसकी मांग में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उसकी मांग जो है स्थिर रहती है, उसे कहते हैं पूर्णतः बेरोजगार मांग। देखिए आप देख पा रहे हैं कि मांग जो है वो स्थिर है, इनकी मात्रा, और इसके साथ मूल्य में देखिए घटती वृद्धि आप देख रहे हैं कि पहले मूल्य ये थी, इसका उसमें घटा, फिर बढ़ गया, फिर घटा, इनमें से मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी वस्तुओं को यहां पर पूर्णतः बेरोजगार मांग कहा जाता है। इस प्रकार से ये सिद्धांत, अब आपके अंत यहां पर एक शीर्षक हम ये निकालते हैं कि जो मांग का वक्र होता है वो किस प्रकार बनता है। मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर जाया करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मांग वक्र, मांग कर्व, तो मांग वक्र कैसे होता है? तो बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर, नीचे की ओर, तो ये मांग वक्र होता है। तो इस प्रकार से ये आज का टॉपिक था। यदि आपको टॉपिक मेरा पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।